अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। इस वक्त सियासी हलचल के साथ ही हमने देखा कि तहरीक अदम एतमाद जिसकी बाज़ गश्त काफ़ी अरसे से जारी थी वो इस वक्त पेश तो कर दी गई है, लेकिन इस वक्त स्पीकर साहब के पास इख्तियार है कि वो 3 रोज़ के बाद और 7 दिन के अंदर अंदर इस तहरीक अदम एतमाद के हवाले से इजलास बुलाने के बाद इस तमाम प्रोसेस को मुकम्मल करवाएं कि क्या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस वक्त ऐवान में अक्सरियत रखते हैं या नहीं रखते हैं। अगर वो अक्सरियत रखते हैं तो इस वक्त उन्हें जो वोट दरकार हैं, क्या उनको मतलूबा तादाद उनके पास पूरी है, या अपोजिशन जो कि दावा कर रही है कि हमारे पास 172 वोट तो हैं और इससे ज़्यादा भी हमारे साथ लोग जो हैं वो कनेक्ट हैं और चाहते हैं कि इस वक्त खान साहब से जान छुड़ाई जाए, ऐसा कहना है अपोजिशन का। उनका कहना है कि इस वक्त महंगाई है, बेरोज़गारी है, दीगर इस तरह की पॉलिसीज़ खान साहब ने पेश की हैं जिसकी वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और मुश्किलात के हल का जो मामला है वो अपोजिशन के पास है कि वो किस तरह से इन तमाम मामलात को हल करते हैं। और खान साहब जो हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने गालिबन घबराना शुरू कर दिया है। इसी वजह से उन्होंने न सिर्फ अपने तमाम लोगों से बल्कि अब इत्तेहादियों के साथ राब्ते शुरू किए और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो मरकज़ है बहादुराबाद, वहाँ पर वो पहले कभी नहीं आए थे, वहाँ जाने के भी जो फ़ैसले लिए गए, जो मामला तय किए गए और जो इस वक्त सिचुएशन आप देख रहे हैं, इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल के ऊपर हम अगर नज़र डालते हैं तो उसके मुताबिक भी इस वक्त अपोजिशन जो है वो कॉन्फिडेंट नज़र आती है कि इस वक्त खान साहब को हम घर भेजने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरी तरफ सवाल ये है कि क्या इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि अपने जियालों को लेकर सिंध से पंजाब पहुंची है और पंजाब के बाद इस्लामाबाद पर जल्द से जुलूस किए जा रहे हैं और मुजाहरे किए जा रहे हैं, तो जो उनके जियाले हैं सिंध से निकलने के बाद जब पंजाब पहुंचे होंगे तो वो हैरान हो गए होंगे लाहौर समेत इस्लामाबाद और पंजाब के दीगर शहरों को देखने के बाद कि जनाब शहर तो इन्हें कहते हैं, यानी कि कहीं ऐसा ना हो कि शहबाज शरीफ को वोट डाल दें बिलावल साहब के जियाले और वो ये कहें कि हमें भी ऐसे शहर चाहिए जो कि पंजाब में इस वक्त हैं, क्योंकि सिंध का हाल तो इंतहाई बुरा है और इस बुरी सूरत हाल के बावजूद भी इतना कॉन्फिडेंस होना बड़ी बात है कि बिलावल साहब अपने जियालों को लेकर पंजाब का रुख करने के बाद इस वक्त ललकार रहे हैं। क्या इस तमाम सूरत हाल में आवाम का मूड क्या है, आवाम किस रुख पर जाएंगे, क्या वो पीपल्स पार्टी का साथ देंगे, नवाज शरीफ साहब का, या जो इस वक्त पीटीएम की एक तहरीक चल रही है उसका साथ देंगे, या खान साहब के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि खान साहब जो हैं उन्होंने भी एक जलसा किया था जो कि भरपूर हमें दिखाई दिया था और इसी तरीके से अपोजिशन के जलसे भी हमें कामयाब ही नज़र आए हैं। यानी कि इस वक्त सिचुएशन जो है वो कुछ ही दिनों के बाद मज़ीद क्लियर होगी, लेकिन क्या कुछ होगा इस बारे में बात करेंगे। अब हमारे साथ जो मौजूद मेहमान है तारुफ कराऊँ, ताहिर मलिक साहब हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। ताहिर साहब बेहद शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और यकीनन जो इस वक्त क्राइसिस चल रहे हैं ना सिर्फ इत्तेहादियों के बल्कि आपके अपने अंदरूनी मामलात हैं, पार्टी के मामलात हैं, इस पर हम बात करेंगे। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अजीम अनवर साहब, तज़कियाकार हैं, इनसे हम पूछेंगे कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है किस करवट ये ऊट बैठता हुआ इनको नज़र आ रहा है। ताहिर साहब ये फरमाइएगा, इत्तेहादी तो छोड़िए, इस वक्त जो इस वक्त आपके अंदर फॉरवर्ड ब्लॉग एक बनता हुआ हमें नज़र आया है, चाहे वो जहांगीर तरीन साहब हों या अलीम साहब हों, तो कहाँ इस वक्त आप देख रहे हैं कहाँ स्टैंड कर रही है पीटीआई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें वकार भाई, बात यह है कि ये ग्रुप तो आज नहीं बना, ये तो पहले से आपको पता है कि मौजूद था। उनकी जहांगीर खान तरीन साहब की कुछ मतलब तहफ़्फ़ुज़ात हैं और कुछ चीज़ें वो आपको भी नॉलेज है। तो साथ ही तो जहांगीर तरीन के इमरान खान के जहांगीर तरीन भी हैं और अलीम ख़ान भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो ख़ान साहब से कोई इस तरह की बात कर रहे हैं कि जो ख़ान साहब को भी एक्सेप्ट नहीं होगी। तो ख़ान साहब इंशाल्लाह आने वाले टाइम में उनसे बात भी कर लेंगे। और ये मामला, ये जितनी हाइप क्रिएट की हुई है, बेसिकली तो देखें अभी जो इंटरनेशनल फोरम है हमारा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ये समझें, और ये जहाँ से डोरें हिल रही हैं और इन लोगों ने जिन जिन मुल्कों में अपने अकाउंट खोले में, आज खान साहब तो हमारी कौम को जो है शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे पास इमरान खान जैसा निडर लीडर। सर इतने सारे लीडर जो हैं उनको बाहर से हिलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है। तो सर ये सारे वकार भाई, सारे लीडरों को, क्योंकि उनके पास और वो बैसाखी पे खड़े ना अभी इस वक्त,
देखिए इतने तो बड़े सर बड़े बैसाखी पे तो पीटीआई भी खड़ी हुई है ना सर। बैसाखी तो हमारे अलाइंस है ना, मतलब हम सबको साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पता है आपको इस मुल्क में जो हाल है, हर आदमी जो है वो हर तरह से अपनी कोशिश करता है। तो खान साहब जितना बड़ा लीडर है वो इंटरनेशनली भी आपने उसको देख लिया कि पाकिस्तान को कहाँ पे ले जाके खड़ा किया उसने, और वो क्या बात कर रहा है। और ये आपको पता है अमेरिका का भी उनके ऊपर प्रेशर है। अभी एम्बेसडर आया अमेरिका का, तो हम अमेरिका का एम्बेसडर आके इवन के हुकूमत जो वफ्द है उनसे मुलाकात करता, वो आके शहबाज शरीफ से, मौलाना फजलुर रहमान से, मोहन्ना सिलाई से, इनसे मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब ये कि उनका कॉन्फिडेंस जो है अब अपोजिशन की तरफ हो गया है। तो अब अब अमेरिका का कॉन्फिडेंस भी लूज हो गया है, इसका मतलब ये भी है तहरीक इंसाफ पे अमेरिका का। सर तो तहरीक इंसाफ की नहीं, देखें अमेरिका इटसेल्फ खुद जो है ना डूबने जा रहा है, और जो ये ट्राइका बन रहा है रशिया, चाइना और पाकिस्तान, उससे इनको बहुत ज़्यादा घबराहट है कि पाकिस्तान अब वो सब कुछ करेगा। क्योंकि देखें ये तो पहले वो जो भी कुछ बोलते थे, क्योंकि उनके बैंकों में उनके अकाउंट हैं, वो ज़रा सी, क्योंकि उन्होंने करप्शन का पैसा सारा तो बाहर मुल्कों में ले जाके अपने अकाउंट्स बनाए, अपनी प्रॉपर्टी बनाई है। आज प्यूटन को देख लेना आप कि प्यूटन के ऊपर जितनी पाबंदियां लगाई, जितनी उसकी प्रॉपर्टी, जितने उसके अकाउंट से सब सीज कर दिए ना। ये धमकियां होती हैं ना उनकी, मगर आज वो उसकी धमकियों में नहीं आया। तो अब अमेरिका को जो है वो, जैसे खान साहब आप बोलते थे ना ऑपोजिशन को घबराना नहीं, अब ऐसे ही हम भी अमेरिका को कह रहे हैं कि घबराना नहीं, अब अच्छा फेस करें ना चीज़ों को। चलिए ठीक है। जनाब अजीम साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि खान साहब जो हैं वो क्राइसिस में नज़र आ रहे हैं। इनके अपने लोग जो हैं वो साथ छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या मंजरनामा आप देख रहे हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं जो है आपका शुक्रिया अदा करूँगा, और इसमें ये बात समझने की ज़रूरत ये है कि जो भी अदम एतमाद की जो सूरत बन रही है और अपोजिशन का जो गठजोड़ नज़र आ रहा है, इसमें समझने की जो बात है कि आवाम के लिए क्या रिलीफ है। एक आम आदमी के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, जो कराची का पाकिस्तान का रहायशी है, उसके लिए तो कोई रिलीफ नहीं है। ये तो वही है, चाहे मतलब खान साहब जो जिस पॉलिसीज़ को लेकर चल रहे हैं, तो माजी में पीपल्स पार्टी के पास या नून लीग के पास कौन सा ऐसा जो है वो चिराग है कि जिसकी वजह से कोई इनकलाब की सूरत हाल जो है वो पैदा हो जाएगी और यहाँ पर जो है माशी इस्लाहात होंगी। मतलब ये भी अपने दौर गुजार चुके हैं, इनके दौर भी हमने देखे। जो पीपल्स पार्टी का जो दौर गुजरा है उसके अंदर जो मसाइल रहे हैं, ख़ास तौर पर अमन माल के मसाइल रहे हैं, लोड शेडिंग के मसाइल रहे हैं, मुआशी हवालों से जो बदहाली रही है आपकी जो ख्वाजा महाज पे, तो ये सारे मामला तो वैसे ही हैं, उसी का तसलसल अब भी हम देख आपको रहे नहीं हैं। लगता कि सिंध के हालात कुछ बेहतर हैं पाकिस्तान के दूसरे सूबों से? नहीं, तभी तो ये वो कॉन्फिडेंस के साथ निकले हैं बाहर। सिंध हो या पाकिस्तान, सिंध में अगर देखा जाए तो कुछ एरियाज़ में जाहिर सी बात है जो बल्दियाती हवालों से और जो शहरी आबादी है वहाँ के जो मिजरेबल सिचुएशन है वो आपसे मतलब किसी से ढकी छुपी नहीं है, उसको बर्बाद करके रख दिया है। लेकिन देखें अगर आप पीपल्स पार्टी से ही गिला करते हैं कि चलें उन्होंने सिंध के अंदर कोई डेवलपमेंट के हवाले से कोई सिग्निफिकेंट उनकी अप्रोच नहीं है, तो वफाक से भी ये गिला तो बनता है ना हमारा। वफाक ने भी बड़े बड़े दावे किए, और जो यहाँ पे एक स्लोगन था कि जो है वो वज़ीर आज़म कराची से, लेकिन उन्होंने किया क्या? कराची के साथ सौतेलापन का सलूक किया। अभी देखिए इस गवर्नमेंट के पास बड़ा अच्छा मौका था, पीटीआई को जो है एक मैंडेट मिला कराची से, और इसके पास एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। जो कोटा सिस्टम था जो कि टेक्निकली जो है ख़त्म हो चुका था, उसकी मुद्दत ख़त्म, जाहिर सी बात है एक जो भी कानून साजी होती है उसकी एक ड्यूरेशन होता है, वो पीरियड ख़त्म हो चुका था। पीटीआई के पास एक लोगों के दिलों को जीतने का एक ये था कि इस कोटा सिस्टम को हमेशा के लिए समझ लें कि दफन कर देते। लेकिन इन्होंने उस इशू को ख़त्म करने के बजाय जो है आप देखें कि वो उस कोटा सिस्टम को गैर मुयन्ना मुद्दत के लिए जो है पीटीआई ने एक्सटेंशन दी। तो इससे जो कराची की आवाम का जो कॉन्फिडेंस है, मतलब आप देखें वो जिस एक्सपेक्टेशन के साथ जिस खान साहब को जो इन्होंने सपोर्ट की थी, इसके अलावा जो इन्होंने वादे किए थे, आप देखें जो मेट्रो बस जो मंसूबा है, अब इस सड़क पे ट्रैफिक का हाल ये है कि यहाँ पे 7-8 लाख लोग ट्रैवल करते हैं इस रूट पे। जो एक ट्रैक जो कि पिछली हुकूमत ने शुरू किया था, इनको सेंट्रलाइज एयर कंडीशन सिस्टम जिस तरह से लाहौर, केपी और डिफरेंट एरियाज़ में मुल्तान में डेवलप किया था, इस तरह से ये सारा इनिशियली प्लान था। अभी हाल ये है कि वहाँ सेंट्रलाइज एसी तो छोड़े, एस्केलेटर्स तक नहीं चल रही, मतलब बड़ी मिजरेबल। बस किसी तरीके से उन्होंने उसको कंक्लूड किया है कि और इसका सैलाब लेने की कोशिश की, लेकिन आवाम को जो रिलीफ मिलना चाहिए था, हार्डली आप कैलकुलेशन भी करें
तो उससे चंद हज़ार लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और बड़ी बुरी तरीके से हो रहे हैं। मतलब ये फिर ये सुतीलापन, क्या वजह नहीं, सुतीलापन तो है, ये कराची की आवाम के साथ ही क्यों जुल्म होते रहते हैं? देखिए कराची की आवाम, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, चाहे वो पीटीआई की हुकूमत हो, चाहे वो नून लीग की हुकूमत हो, चाहे वो कराची की दावतदार एमक्यूएम हो, मतलब कराची वो गाय बन गई है कि जिससे हर कोई दूध लेने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बदले में उसको देने के लिए कुछ तैयार नहीं है। तो बदतरीन सूरत हाल, मिजरेबल, यानी कराची को कोई ओन करने के लिए अभी जो तैयार नहीं है। आपने बात कही कि दूध लेने के लिए तो हर एक तैयार है कराची का। इस वक्त जो आपको पता होगा कि मुख्तलिफ गाय भैंसों के अंदर एक बीमारी चली है, जल्दी बीमारी, उसके अंदर जो डिजीज़ है, कुछ ऐसा लगता है कराची भी इसी तरह की बीमारी का शिकार हो चुका है। वो डिजीज़ लग चुकी है, शहर में जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, पानी पड़ा हुआ है, जो सूरत हाल आप देखते हैं। और अगर पीपल्स पार्टी ने जैसे दावा किया है कि हम जो है वो पाकिस्तान को बदल देंगे, तब्दीली लाएंगे, तो क्या वहाँ पर भी इसी तरह टैंकर के ज़रिए पानी आना शुरू हो जाएगा, लाहौर में, केपी में या दीगर इलाकों में? देखिए ये तो आप अभी बल्दियाती इशू डिस्कस कर रहे हैं कि बल्दियाती मसाइल सबको पता है। कराची के अंदर जो एमकेएम बेसिकली यहाँ की मुकामी जमात जिसने डिलीवर करना था, उसने पिछले 30 सालों में कुछ नहीं किया। उसके बाद जो है वो पीटीआई को एक बड़ा मैंडेट कराची से मिला, यहाँ पे उनके दर्जन भर एमएनए हैं और कई दर्जन एमपीज हैं। उसके बावजूद हम उनकी कारकर्दगी देखते हैं तो मतलब पीटीआई ने भी कुछ डिलीवर नहीं किया। पीपल्स पार्टी को कराची से आपको पता है क्या बैर है, उन्होंने तो कुछ डिलीवर करना ही नहीं है। तो ये कराची के साथ तो मतलब ये कि कराची को कोई ओन करने के लिए तैयार नहीं। कराची से वोट तो लिए पीटीआई ने, कराची में एक उम्मीद भी डेवलप हुई थी शायद कुछ हो पाए। अभी सबसे बड़ा अमन व अमान का मसला देखें किस तरह से कराची के अंदर जो है, तो क्या मतलब इसको वफाक कंट्रोल नहीं कर सकता? अगर चलें सूबा जो है अपना रोल प्ले नहीं कर रहा, तो वफाक बीइंग अ एल्डेस्ट ब्रदर, इट्स द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फेडरेशन के इस चीज को रिजॉल्व करें। लेकिन आपको कोई एक्शन नजर आ रहा है? एक्शन नजर नहीं आ रहा। जनाब ताहिर साहब, क्या वजह है कि क्यों पीटीआई जो है वैसे जो दावे करके गई थी यहाँ से, वोट तो हासिल कर लिए, लेकिन उसके बाद वो काम करती हुई, अमली इकदाम करती हुई नजर नहीं आई? देखें, अमली इकदामात, पहले तो आपको ये पता है कि सिंध में जो है ना 18वीं तरमीम है, जिसके ऊपर हम भी बहुत सारी चीज़ों पे पाबंद हैं। सर काम करने के लिए भी पाबंद है कि हम काम नहीं कर सकते? नहीं, काम तो कर रहे हैं। इसमें जो वफाक देखें, अभी हमारा एक एमएनए 15 करोड़ रुपए उसको सालाना मिल रहा है। वो 15 करोड़ से 15 करोड़ तक का ही काम कराएगा ना, उससे ज़्यादा का तो काम नहीं करा सकता। क्योंकि और फिर आपका मुल्क इस माशी बहरान में है वैसे ही ऑलरेडी। कोई आपका स्टेबल मुल्क नहीं है कि जो हम इस इधर शहर में पैसे लगाएं। हमारा दिल बहुत करता है क्योंकि हम इस शहर में रहते हैं, हम इसकी आवाज़ बने कराची की, और इंशाल्लाह हमारे बच्चे स्कूलिंग हर चीज़ हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो हमें रोना आता है कि इस शहर का क्या हशर किया है। ये तो हो सकता है कि जो विफाक है जो ये कह रहा है कि हमने बहुत भरपूर टैक्स कलेक्ट कर लिया है, तो यकीनन टैक्स जो कलेक्ट किया होगा कराची से ही किया होगा, दीगर इलाकों का होगा, लेकिन वो आप जानते हैं कि क्या है, कराची ने जितना टैक्स दिया है कम से कम उसको रिटर्न तो कर दें। बिल्कुल, इसमें देखें आप सिर्फ कराची की बात कर रहे हैं, टैक्स सबसे ज़्यादा कलेक्शन यहीं से है, मगर आपको पता है कि हम आईएमएफ के चुंगल में भी हैं, हमारे साथ कर्जे जो लिए हुए हैं उनको भी उतारना है। मसाइल तो देखें ना, इस मुल्क में इतने हैं कि 5 साल की मुद्दत में खान साहब ये इन सारी चीज़ों को नहीं कर सकता कि कराची को जो है वो इंशाल्लाह हम बना देंगे पेरिस, वो लड़काना की तरह पेरिस नहीं बनाएंगे। चाहिए ये था कि कम से कम अपने इत्तेहादियों को लेकर जो वो बार बार शिकायत कर रहे हैं कि कम से कम काम करवाएं, ये निशानदेही तो करते हुए नजर आए, तो उनके साथ मिलकर अगर आप करते तो ज़्यादा बेहतर नहीं? वकार, एक सवाल सिर्फ, जो 1100 अरब रुपए का ऐलान खान साहब ने किया था आज से 3 साल पहले, और वो ऐलान का क्या हुआ? वो तो ऐलान शुदा चीज़ थी ना, तो मतलब क्या उस पर भी यूटर्न ले लिया गया? मतलब कराची के लिए 1100 अरब में आप मुझे बताएं, जवाब दें, उस 1100 अरब रुपए में क्या क्या कर दिया? K4 मंसूबा जो काफ़ी अरसे से आपको पता है तातुल का शिकार है, वफाक सूबा वफाक, मतलब अगर सूबा रोल प्ले नहीं करा तो वेयर इज योर रोल? पानी कराची के लोगों को देना तो मुझे लगता है कि नहीं देना चाहते क्योंकि टैंकर्स चल रहे हैं। तो ये तो कराची वालों के साथ मजाक हो रहा है ना। आप कराची की डेवलपमेंट, आप हर जगह डेवलपमेंट कर रहे हैं, मेट्रो आप जो देखें, जो कराची टू हैदराबाद मोटरवे है, आप इस हवाले से आपने ऐलान कर दिया कि इसकी लेन में एक्सटेंशन करेंगे, कोई डेवलपमेंट नजर। अच्छा, वैसे इसका कसूरवार कौन लगता है? क्या इस वक्त कराची का जो हाल है और बुरा हाल है इस वक्त, अब चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाख दफ़ा कहती रहे कि जनाब हमने कराची को बना दिया है, सिंध को बना दिया, लेकिन यकीनन देखने वाले देख रहे हैं कि इस वक्त क्या हाल हुआ है। इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, उनको तो हम देख रहे होते हैं, लेकिन इनके पीछे जो वज़ीर बल्दियात साहब हैं जिनके पास सारे इख्तियारात हैं,
और उन्हें करना चाहिए था, वो कहाँ है और उनकी क्या जिम्मेदारी बनती सर मसला है कि विल ही नहीं है ना, डिलीवर करना ही नहीं चाहते। कराची के अगर विल हो और डिलीवर करना चाहें, और कराची को छोड़े इन्होंने लारकाना में क्या डेवलपमेंट की है और नून सिंध क्या डेवलपमेंट की है, तो कोई डेवलपमेंट की नहीं की। तो ये तो हर जगह के ये हालात है कराची में, क्योंकि वो मैं अभी आपसे यही डिस्कस कर रहा था प्रोग्राम से पहले कि अदराक और आ गई, ये भी एक बहुत बड़ी जो है परेशानी है, क्योंकि यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, तालीम याफ्ता हैं और मसाइल को समझते हैं। यहाँ के लोग जो है जाहिर सी बात है जो वडीरा शाही माइंड सेट है इसको फॉलो करते हैं। सर वडेरा शाही माइंडसेट जो है वो भी पढ़ा, लेकिन उनकी जो पढ़ाई है वो बड़ी खतरनाक साबित होती है। खतरनाक साबित होती है। तो वो अवाम जो है अल्टीमेटली सफ़र करती है। कराची के लोग जो है वो कराची की जो पॉपुलेशन है, आप देखें सबसे बड़ा देखें वफाक का रोल कहाँ है। सबसे बड़ा जब ये मरदमशुमारी हमारी हुई, इसको पीटीआई की गवर्नमेंट ने इंडोर्स किया, जो कि आप खुद समझ सकते हैं कि जितने भी इंटरनेशनल सर्वेज हैं वो ये कहते हैं कि कराची की जो पॉपुलेशन है वो 3 करोड़ से ज़ायद है। आप हमें आधा गिनते हैं, 1.5 करोड़ हमारी आबादी बताते हैं। सबसे बड़ा जोन तो ये होता है। तो यहाँ तो फेडरेशन का रोल था ना कि इस चीज़ को आप सही करते हैं, लेकिन इस हवाले से आपको कोई पीटीआई की या इस गवर्नमेंट की इस पे ताहिर साहब ये फरमाइएगा कि मर्दमशुमारी के हवाले से बार बार आवाज़ उठाई गई। पीपल्स पार्टी का तो कहना है कि हमने भी आवाज़ उठाई है, लेकिन जो पीटीआई और एमक्यूएम है उन्होंने मर्दमशुमारी के हवाले से कराची के साथ ज़्यादती की है। सर इस वक्त एमक्यूएम की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर मर्दमशुमारी दुरुस्त हो जाए तो हम जो है वो अक्सरियत में आ जाएं, और जो कहते हैं कि हम अक़लियत में, तो वो अक़लियत में चले आएंगे। तो सर अगर आपको ऐसा लगता है और आप यहाँ पे तब्दीली लाना चाहते हैं सही मायनों में, तो फिर तो मर्दमशुमारी लाजमी है और दुरुस्त मर्दमशुमारी। देखें हम ये जो अभी आपने देखा कि जैसे इलेक्शन होंगे, जो जनरल इलेक्शन होंगे, बल्दियाती इलेक्शन होंगे आने वाले, उसके लिए मशीनें जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसमें देखें आज वो दौर है कि हम सब कंप्यूटराइज है ना हर चीज़, मगर ये हमारे देही इलाकों में कुछ मामलात हैं। आज जो इधर मुसल्लत है ना ये सिंध हुकूमत हमारे ऊपर, ये बिकॉज ऑफ कि ये आबादी तो कराची की ज़्यादा है, सीटें भी यहाँ ज़्यादा होनी चाहिए थी। इन्होंने वहाँ जो है अपने आप को सीटें ले लेते हैं और यहाँ तो आके ये मर्दमशुमारी का मसला जो है बहुत अहम है, इस पर भी सर बात करेंगे। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। इस वक्त जो सिंध के मसाइल हैं उनमें एक बड़ा मसला मर्दमशुमारी भी है, जिसके ना होने की या सही ना होने की वजह से इस वक्त कह सकते हैं कि अक्सरियत अक़लियत और अक़लियत अक्सरियत में कुछ गुडमुड नज़र आते हैं मामलात, और इस वजह से जो है वो इलेक्शन के हवाले से हम देखते हैं और दीगर मामलात हैं वो भी मुतासर होते हैं। गो कि पीपल्स पार्टी हो, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो या दीगर सियासी जमातें, जमात इस्लामी हो, तमाम ने ही ये बात कही और नारा लगाया कि जनाब कराची की दोबारा से मर्दमशुमारी और दुरुस्त मर्दमशुमारी होनी चाहिए, क्योंकि किसी तरह भी 3.5 करोड़ से कम यहाँ की आबादी नहीं है। तो यकीनन इसका एक दोबारा से होना चाहिए मामला, और जल्द से जल्द, ताकि इलेक्शन जो है वो फेयर हो सकें, बेहतर से बेहतर हो सकें। जनाब अजीम साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त मर्दमशुमारी के हवाले से आवाज़ तो सारे ही बुलंद करते हैं, बल्कि पीटीआई ने भी कई दफ़ा कहा कि कराची में दोबारा से मर्दमशुमारी दुरुस्त तरीके से होनी चाहिए। सर क्या समझते हैं कि ज़रूरी तो है, ये किसकी इस वक्त कारकर्दगी है जिसके ऊपर सवालिया निशान है कि वो नहीं करा रहे? सर ये तो फेडरेशन का है ना रोल, इसमें तो आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट से आप उतने ही सवाल पूछेंगे जितनी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कराची में जो बल्दियात के इशूज़ हैं या जो मसाइल हैं उस हवाले से हम डेफिनेटली यहाँ सूबाई हुकूमत से, या अमन व अमान में भी उनका एक चले मेजर रोल है, उसमें भी जो है फेडरेशन का रोल आ जाता है। लेकिन ये तो फेडरेशन की जिम्मेदारी है। तो डायरेक्टली सवाल पीटीआई की हुकूमत से बनता है कि आपको कराची के लोगों ने इतना मैंडेट दिया, इसके साथ जो कराची के जो बुनियादी मसाइल हैं, आप देखें ना आपके घर का बिजली का जो बिल है आज से 3 साल 5 साल पहले कितने का आता था, मतलब उसमें से कितनी तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है। मतलब ये बहती गंगा ऐसी ऐसी माफियाज के इलेक्ट्रिक के बारे में, जो अबराज ग्रुप है उसके बारे में कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है कि वो वहाँ किस तरीके से जो है बैरूनी तौर पर जो उन इंटरनेशनली उन पर किस तरीके से जो किस तरह की एलिगेशंस हैं और उस तरह की जो करप्ट इदारे को, करप्ट लोगों को जो है नवाजने के लिए। लेकिन सर इस वक्त अगर हम सिर्फ इदारे के नहीं बल्कि हुकूमती मामलात के हवाले से देख लें, चाहे जिम्मेदारी जो है वो पीटीआई की बनती है या पीपल्स पार्टी की बनती है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? हैं? यही तो कहना चाहता था कि कराची में जो माफियाज काम कर रही हैं, जो भी मसाइल हैं उसका डायरेक्ट इंटरकनेक्शन तो है ना अबराज ग्रुप के या जो ओनर्स हैं उनके ताल्लुकात किस से पार्टी। अच्छा ये तो वजी साहब जो है जस्टिस वजी, आपने इदारे का एक नाम ले दिया, लेकिन सर यहाँ पर तो बहुत सारे ऐसे भी लोग काम कर रहे हैं जो इदारा तो नहीं लेकिन इदारे की तरह काम कर रहे हैं। जैसे अभी हमने पानी का जिक्र किया कि टैंकर माफिया जो है वो कोई इदारा नहीं है, लेकिन बिलाशुबा चाहे वो वाटर बोर्ड की अगर हम बात करते हैं, फिर चेयरमैन कौन है उनका, वो फिर पीपल्स पार्टी से जाके सारे मामलात मिलते हैं कि नासिर हुसैन शाह साहब हैं या दीगर मामलात। तो सर इसकी जिम्मेदारी क्या
किसी ना किसी के पास तो है, वो कब आवाम को डिलीवर करेंगे? इलेक्शन से पहले या बिल्कुल आखिर में? नहीं, वो मैं समझता हूँ कि नीयत नहीं है डिलीवर करने की ना, वो क्योंकि इनको काफ़ी 3-4 दिहाइयों से तो आप देख रहे हैं, हम बचपन से बड़े हुए हैं इनको देखते हुए, तो इन्होंने तो कुछ डिलीवर मतलब पहले ही मतलब ये तो जद्दी पुश्ती पार्टियां हैं, मतलब आप देख लें विरासत पे चलने वाली पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी को आप देख लें विरासती पार्टी है, बिल्कुल यही सही। हाल नून लीग का है। ठीक है। तो यही हाल जो इलेक्टेबल्स पीटीआई के अंदर हमें नजर आते हैं, जितने इलेक्टेबल्स हैं वो कभी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में होते हैं, कभी जो पीटीआई, ये इलेक्टेबल्स जो है ना, ये वकार सबसे बड़ा इशू है पाकिस्तान के। चंद खानदान है, आप देखें माजी से चलते आ रहे हैं, पहले इनके वालिद हुकूमत करते थे, उससे पहले इनके दादा हुकूमत करते थे, यही इलेक्टेबल सब पीटीआई का हिस्सा हैं, जो कि इन्होंने एक नए पाकिस्तान का नारा लगाया था। सर कि असल में इनके साथ लगता एक तो नई- ऐसे ही है कि कुछ लोग हैं जो कि मुख्तलिफ सियासी जमातों में सफ़र करते रहते हैं। आज चंद साहब ने भी वापस ज्वाइन कर लिया है पीपल्स पार्टी को, और इसी तरीके से हम ये मुख्तलिफ सबसे बड़ा मसला है। ये जब तक इनको एलिमिनेट नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान की सियासत फ्री नहीं होगी, जब तक वो जो इशारे हैं वो ख़त्म नहीं होंगे और पाकिस्तान की सियासत कुल्ली तौर पर आज़ाद नहीं होगी, आपका पॉलिटिकल सिस्टम रिवाइव नहीं होगा, आज़ाद इंतखाबात, आज़ाद राय शुमारी, प्री पोल रिगिंग मुख्तलिफ हवालों से होती है। जिस तरीके से पाकिस्तान के बच्चों पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई थी इस इलेक्शन से पहले, और इलेक्शन में जो कुछ हुआ और जिस तरह से रिगिंग हुई वो आपके सामने है। तो जब तक ये मामला ख़त्म और फेयर एंड फ्री इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे, इस सियासी निज़ाम को हम आज़ाद, और सबसे अहम बात जो मैं करने जा रहा था इस अदम एतमाद के हवाले से, देखिए अदम एतमाद जो है इस वक्त ये एक मदारी का शो बन गया है, और इसमें देखें ना, लोगों को तो पता है कि हमारे लिए कोई रिलीफ नहीं है और ये सिर्फ पावर गेम है, कि पावर चाहे इस कोर्ट में हो या उस कोर्ट में हो। लेकिन जो सबसे जो भयानक चीज़ है जिस तरफ मैं इशारा करना चाह रहा हूँ वो ये कि देखें एक केओस डेवलप करने की कोशिश की जा रही है और आवाम का एतमाद जो है उसको मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है कि इस सियासी निज़ाम से, इस जमहूरी निज़ाम से लोगों का जो एतमाद है उस पर ज़रब पड़े, और उसके नतीजे में लामहला पाकिस्तान के अंदर जो ऐसी क़ुव्वतें हैं जो चाहती हैं कि जो सियासी निज़ाम है जो वो इसी तरह रहे चोरों के हाथ में और इसी तरह से तसलसल चलता रहे, लोगों का कॉन्फिडेंस कभी भी डेवलप नहीं हो। तो ये ख्यास जो है ना, ये हमारे मुल्क के लिए समझ लें एक सबसे मिजरेबल, सबसे एक समझ लें बड़ा सानिया होने जा रहा है। तो इस चीज़ को हमें डिस्करेज करना चाहिए। मैं समझता हूँ ये पीटीआई का हक है कि उनको पूरी हुकूमत मुकम्मल करनी चाहिए। अगर पहले किसी भी अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कुछ नहीं कह सकते किसके पास क्या कार्ड हैं, पीपल्स पार्टी के पास अपने कार्ड हैं, वो टोले हैं, अब उन टोलों को कौन ख़रीदने में कामयाब हो जाता है ना, इस वक्त हम कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। लेकिन इसके नतीजे में जो क्यास डेवलप होगा, आवाम का अदम एतमाद होगा, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ ये है। खतरनाक चीज़ है। दूसरी अहम बात वकार के पीटीआई को एक मौका मिल जाएगा कि हमें जो है मुद्दत पूरी करने बिल्कुल नहीं बिल्कुल, दी गई। यही मैं तो सवाल, इसलिए मैं हाँ, ये कहता हूं सवाल कि मैं इसको करना चाह रहा tenure था। पूरा करना चाहिए ताहिर साहब, ताकि ये इनके पास कोई एक्सक्यूज बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आपके पास एक बहाना हो सकता है कि अगर आपकी हुकूमत चली जाती है, और खान साहब भी कह रहे हैं मैं बहुत ख़तरनाक हो जाऊंगा। अच्छा, दोनों सूरतों से उन्होंने कहा है, एक तो कहा है कि अगर मैं हटा तो ख़तरनाक हो जाऊंगा, और अगर मैं रहा या बच गया तो फिर तुम्हारा क्या होगा तुम बेहतर समझ सकते हो। मतलब धमका दिया उन्होंने दोनों तरफ से। आपको लग क्या रहा है कौन सी धमकी ज़्यादा कारगर रहेगी? देखें, ये खतरनाक होंगे या अपोजिशन वाले ये समझ रहे हैं कि सियासत जो है ना इमरान खान को आती नहीं है। ये तो इनको उस दिन पता चलेगा कि इन सब से बड़ा माइंडसेट उसका जो है एक पॉलिटिकल, वो उस दिन प्रूव होगा जिस दिन हम ये जो एतमाद का वोट के बाद हम कामयाबी हासिल करेंगे, इंशाल्लाह सुरखरू होंगे, और उसके बाद इनके मुंह के ऊपर एक ऐसा वो होगा, कालक मली जाएगी। देखें, आवाम इनके ऊपर पहले ही कालक मल चुके हैं क्योंकि उनके अंदरूनी हालात का सब पता है। दूसरी बात ये कि ये अजीम साहब ने एक बात की थी कि 1100 अरब रुपए पीटीआई ने वादा किया। देखें, पीटीआई ने कोई बोल के जो ना वो भूल नहीं गई। इसका अजीम साहब को मैं ये बताता चलूँ कि आवाम भी नहीं भूल रही है सर, वो इन्हें भूलने दे रही है ना आवाम। देखें, इसमें ये 1 साल का पैकेज नहीं था, ये 4 साल तक 5 साल तक अमाउंट है एक उस जिन मंसूबों में शामिल K4 का मंसूबा है, के इलेक्ट्रिक के मंसूबे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है, सर्कुलर रेलवे इसमें, फिर सखर मोटरवे है, ग्रीन लाइन है। सर ये सब ये कराची के लिए है, आप ये कराची के लिए बता रहे हैं? कराची के लिए मखसूस था ना? नहीं, ये कराची के लिए, कराची के लिए है ना, ये K4 का मंसूबा है, के इलेक्ट्रिक है और सर्कुलर रेलवे है। तो उसके बाद जो दीगर मंसूबे आप बता रहे हैं वो तो फिर सिंध के भी आ रहे हैं। तो कराची के लिए उन्होंने मख्तस की थी रकम, यकीनन सिंध के लिए भी होनी चाहिए। सिंध के लिए फिर आपको ज़्यादा फिर अमाउंट रखना पड़ेगी क्योंकि पूरे सिंध की अगर हम बात और करें ये जो है ना वकार भाई, इसको हर साल जो है ना मुख्तलिफ
जो है सालों में एक अमाउंट है वो, और ये इस पे काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा काम। ठीक। अच्छा सर, बात ये है कि हमने एक दौर ऐसा भी देखा था जब मुशर्रफ साहब थे कि कराची में लोग जब सोकर उठते थे तो 3 या 4 दिन बाद अगर कहीं से गुजरते थे तो कहीं अंडरपास बना होता था, कहीं फ्लाईओवर्स बन रहे होते थे, काम हो रहा होता था, मशीनरी जगह जगह होती थी, पता चलता था कि काम हो रहा है। तो सर अभी तक जो अनाउंसमेंट हुई है उसके बाद से अब तक हमने ना कहीं मशीनरी को मुतहर्रिक देखा है, ना ही कोई ऐसे काम होते हुए देखे हैं कि हम कह सकें कि हाँ तरक्याती काम हो रहे हैं। तो सर वो कब होंगे, हमें नज़र कब आएंगे? वो बिल्कुल आएंगे इंशाल्लाह। और देखें, हमने जो हमसे हो सका था ना, अभी हमने ऐसी ऐसी सड़कें बनाई हैं जो 30 साल में आज तक कभी नहीं बनी थी। वो सड़कों पे भी हमने काम किया मुख्तलिफ एरियाज़ में। मैं उसमें आपको जौहर में भी बनी हैं और लाइंस एरिया में बनी हैं, ये ई मार्केट की तरफ बनी हैं। सर कब तक बरकरार रहेंगी वो सड़कें, क्योंकि उनके मयार के ऊपर बड़े सवालात हैं। मेयार के ऊपर तो देखें सवालात हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और होते भी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक सिस्टम जो बना हुआ है, उस सिस्टम के तहत जो ठेकेदार होते हैं उनके हैंड ओवर बहुत सारी चीज़ें कर सही देते हैं और चेक एंड बैलेंस नहीं होता। तो इंशाल्लाह देखें, हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि आने वाले जो 2023 में सिंध में हमारी हुकूमत आएगी तो आप सही। अपनी आंखों से, क्योंकि देखें अच्छा, हमारा यानी तो आपने ये दावा कर दिया कि 2023 में आपकी हुकूमत आ रही है। इंशाल्लाह तो पीपल्स पार्टी क्या कर रही होगी सर? देखिए, पीपल्स पार्टी पीपल्स पार्टी तो सिंध तबाह करके अब उधर सर, रवाना हो गई ना। उनको वोट तो पड़ता है ना सर, उनको वोट पड़ता है। उनको वो वोट पड़ता नहीं है, वो तो ज़बरदस्ती देखें ना, एजुकेशन का सिस्टम नहीं है वहाँ पे लोगों को अवेयरनेस नहीं है। आज जो हम अपनी गोट की हकूक सिंध हकूक रैली लेके गए, चप्पा चप्पा सिंध के हम गए, वहाँ पे लोगों का हाल ये है कि पाँव में चप्पल नहीं, बदन पे कपड़े नहीं, और इन्होंने वादे क्या किए तो थे। क्या होगा, क्या मतलब, यानी आप अगर आ जाएंगे इस सिंध में तो हाल क्या होगा? मतलब यानी पूरे पाकिस्तान का जो हाल है वैसे ही होगा ना सर, या आप बदल देंगे? सर वैसे सिंध हुकूमत ने जो काम किया, पीपल्स पार्टी की अगर तारीफ करें तो अस्पतालों के लिहाज से तो उन्होंने काम किया है। गवर्नमेंट अस्पताल जो है उन्होंने बेहतर बनाए। सर गम्बट का अस्पताल आप ले लीजिए, आप जिना अस्पताल NIC उसको देख लीजिए, तो तमाम ये अस्पताल जो हैं वो बेहतर बनाए उन्होंने। देखें, आज एक आम आदमी ना, मेरे पास भी दिन में ना 10 फ़ोन आते हैं ना, तो वो रेफरेंस मांगते हैं मुझसे कि जी जिना अस्पताल में कोई बंदा है वो बता दें। अगर निज़ाम बेहतर किया होता तो आज मुझे टेलीफोन नहीं आ रहे होते। सर वो तो वजह ये है कि लोड बहुत है, रश बहुत होता है, लोग चाहते हैं ठीक कि है, आसानी के देखें, साथ हो। हम जो काम पीपल्स पार्टी अच्छा करेगी ना, हम उसकी तारीफ करेंगे। जी हाँ, ये क्योंकि असल हम चीज़ वो- ये है कि जो हाँ। काम अच्छा किया है उसकी तो तारीफ होनी चाहिए। अच्छा सर, अब ये फरमाइएगा वकार, कि एक मैं थोड़ा सा मौके से फ़ायदा उठाऊं, हमारी जो है रूलिंग पार्टी के मेंबर बैठे हैं। देखिए, कराची के साथ जो एक और सबसे बड़ी वारदात हुई है कि जो 560 मिलियन गैलन पानी का वादा था वफाक में, जी 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 जी, वो K4 उसको वाले K4 जब मुकम्मल आधा- होता तो जो हाँ। कराची का कोटा था वो 550 मिलियन गैलन से ज़्यादा था, उसमें भी इसको इन्होंने ज़रबकारी करके 240 मिलियन गैलन पे लेके बिल्कुल आए। आधा कर दिया था। तो बिल्कुल सही। मैं मलिक साहब से भी ये दरख्वास्त करूंगा कि ये क्या हो रहा है कराची के साथ, तो इस चीज़ को भी रिव्यू करने की ज़रूरत है। एक तो K4 जो है मंसूबा जो है वो आपके सामने है, वो क्या उस पर क्या जो है उस पर वर्किंग हो रही है। और जो 1100 अरब रुपए की बात हुई सर, 3 साल तो गुजर गए। आपको कहीं काम नजर आए तो मुझे बता दे, मुझे तो कहीं काम, मैं भी और उसके कराची ऊपर में कट भी रहता हूँ, लगा यहीं दिया पैदा गया। हुआ हूँ, सही है। तो मैं जो है वो मेरे बच्चे भी यहीं रहते हैं, पूरी फैमिली मेरी यहीं रहती है, मुझे तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, कोई उम्मीद नज़र नहीं। देखें, कराची वालों ने जब आपको वोट दिए तो उनको एक उम्मीद थी कि कराची के पानी का मसला, जिस तरह से हमारे सदर साहब उन्होंने कहा था कि हम डीसैलिनेशन, अगर आपको याद होगा कि हम डीसैलिनेट क्या करते हैं, आपने तो हमारा जो 540 मिलियन 60 मिलियन गैलन था उसको भी कम कर दिया, तो अब जो K4 बनेगा उसमें भी हमें 250 मिलियन मिलना है उसमें। ठीक है, चले। अच्छा तारिक साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त ये तमाम सूरत हाल तो आप देख ही रहे हैं, जहाँ पर अदम एतमाद की तहरीक के मामलात हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन सर अगर कराची वालों को आपने रिलीफ नहीं दिया तो आपका यहाँ पे वोट बैंक तो आपका यहाँ से मुतासर होगा। नहीं, देखें, कराची की आवाम जो है ना, आपको पता है एजुकेटेड जो है ना आवाम है, और ये सारी चीज़ें सर वही तो कह रहा हूँ, यहाँ ज़्यादा खतरा नहीं है आपको? नहीं, हमें ख़तरा इधर ही से तो नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोगों में अवेयरनेस है, लोगों को बताना नहीं है। आजकल सोशल मीडिया पे हर चीज़, हर बंदे को हर चीज़ का पता है। आज वो जो है एक बटन दबाते हैं तो वो रशिया के भी उनको हालात पता हैं, यूक्रेन के भी हालात पता हैं। तो ये पढ़ी लिखी कौम है, और इनके साथ जो सलूक सुतेले वाला हो रहा है, ये इस पे हमारी गहरी नज़र है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम इसको ऐसा शहर, इंटरनेशनल सिटी होना चाहिए कराची शहर को, क्योंकि पोर्ट है यहाँ पर,
मतलब पूरी दुनिया के लोगों का आना जाना होना चाहिए। इंटरनेशनल सिटी है, लेकिन लगता नहीं है दुनिया का सबसे बड़ा एक अभी गांव तो या खंडरात देहात तो बना लगता है। दिया ना बिल्कुल, पीपल्स पार्टी सर ने। इसके लिए आप क्या करेंगे, पीपल्स पार्टी को क्या करना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में जैसे हम बात कर रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद के मामलात हों या इस वक्त की जो सारी सूरत हाल है, जिस पर क्या वज़ीर आज़म ने घबरा कर अपने इत्तेहादियों से रब्ते शुरू किए हैं। वज़ीर आज़म ने बहादुराबाद का रुख किया, यकीन दहानियाँ कराई और यकीनन इस वक्त जो मामलात आगे बढ़े हैं और पीपल्स पार्टी से भी उम्मीद है कि MQM के रब्ते होंगे या दीगर इस तरह की जो सूरत हाल है, इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया फारूक अली खान, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। फारूक भाई, वेलकम करेंगे आपको। बहुत शुक्रिया वकार भाई आपका। फारूक भाई, ये फरमाएगा कि इस वक्त अदम एतमाद की तहरीक तो आप ला रहे हैं, लेकिन आज हमने देखा कि खान साहब जो हैं बड़े ही जोश व खरोश के साथ और एतमाद के साथ हमें तकरीर करते हुए भी नजर आए, इत्तेहादियों के साथ मुलाकातें करते हुए भी नजर आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकार, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो अवामी मार्च था उसकी बड़ी पजीराई हुई है और जो हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को खराज तहसीन पेश करते हैं इस अवामी मार्च का जो उन्होंने तारीख रकम की। और दूसरा जो आपका सवाल है, अब मैं उसका जवाब देता चलूँ। आज जैसा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कराची में विजिट किया, जो एज पर शेड्यूल था उनका विजिट, वो उन्होंने आज फिर एक लॉलीपॉप दिया है। और जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने दो अपने बड़े मुतालबात रखे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे दफातर खोले जाएं जी। और दूसरा एक उन्होंने जो मुतालबा रखा कि जी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके पैसे जिस तरीके से भी हैं वो फंड्स रिलीज किए जाएं ताकि जो MP MNAs हैं MQM के वो अपने हलकों में वो काम करवा सकें। तो ये देखिएगा आप, ये भी एक लॉलीपॉप ही साबित हुआ। अभी जो जिस तरह से सिचुएशन है, आपने देखा होगा कि कल जिस तरीके से वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो है एप्लीकेशन जो है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को जमा करा दी गई है और 7 से 14 दिन के अंदर जो है अब स्पीकर साहब उसके ऊपर एक्शन लेंगे और वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस की जो है डेट जो है वो अनाउंस होगी जल्द से जल्द। अच्छा, तो बड़ी जी, आपको क्या लग रहा है इस वक्त सूरत हाल ये है कि वज़ीर आज़म तो हमें पूरा एतमाद नजर आया, असल सवाल तो ये है कि उनका एतमाद क्यों बहाल है इतना? नहीं, देखें, एतमाद तो आप वो उनको कहेंगे, ये आप एतमाद मैं कहूँगा आज से 27 फरवरी से पहले ही उनका जो एतमाद था वो एकदम शिवरिंग कर रहा था। क्योंकि आप देखिए कि जब से हमने अवामी मार्च का ऐलान किया चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और हमने जिस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया, तो ये सिचुएशन नज़र आ रही थी और आइंदा जो 2-3 महीने से पहले से ये सिचुएशन क्रिएट हो रही थी कि जी जिस तरीके से हुकूमत की पॉलिसीज हैं और जिस तरह से महंगाई का तूफान बरपा हुआ है, तो वो सब आपके सामने था। और सबसे बड़ी बात ये कि आप देखें कि जो एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले अमेरिका को अब यूरोप की तरफ से भी आप देखेंगे जिस तरीके से इनके यूरोपियन कंट्रीज के हवाले से बयानात आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें अब ये एक पूरा एक सिचुएशन एक क्रिएट हो रही है कि जी आप जो है जिस तरीके से आपकी पॉलिसीज़ हैं, नाकिस पॉलिसीज़, और जिस तरह से आवाम के साथ आपका बर्ताव है वो उस तरीके से आप देख रहे हैं। और ये सारी चीज़ें अब ये एक बलून बनती जा रही हैं और अब ये बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला 2-3 हफ्ते में सारी सिचुएशन क्लियर हो गया। अच्छा, लेकिन फारूक भाई, उनका ये कहना है, उन्होंने बल्कि वजाहत भी की जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि यूरोपीय यूनियन के साथ उन्होंने कहा कि हम अमन में तो साथ हैं, मगर अगर आप जंग में हमें शरीक करेंगे तो हम जंग में आपके शरीक नहीं ठहरेंगे। लेकिन उन्होंने एक बात और कही है कि इस वक्त ये जो बैरूनी साजिश है इस वक्त अपोजिशन कर रही है उन्हें हटाने के लिए, तो ये जनाब ये बैरूनी साजिश आप क्यों कर रहे हैं? देखें, ये बैरूनी साजिशें तो ये उनको नजर आ रही है ना कि बैरूनी साजिशें हो रही हैं। जो पॉलिसीज आप देखें, खारजा पॉलिसीज जो इन्होंने 10 अपने वुज़रा को सर्टिफिकेट दिए और इनामात दिए कि जी कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 2 है, कौन नंबर 3, तो उसमें आप देखेंगे वजारत खारजा जो थी वो उसका कहीं दूर दूर तक जिक्र ही नहीं था। और आप देखें कि माशाल्लाह से शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो हमारे वजीर खारजे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन भी हैं। तो आप उनको देख लें कि जिस तरीके से उनका रोल है, जो इस तरह से उन्होंने खारजा पॉलिसीज के हवाले से उनका रोल प्ले हो रहा है, तो वो तो ना होने के बराबर है। आप देखिए कि जिस तरह से वो विजिट करते हैं, लोगों से मिलते हैं, या जिन कंट्रीज में भी उनको बुलाया जाता है वो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके आ जाते हैं और आपको कोई जो उसके बाद रिजल्ट होता है वो 0/0 होता है सिवाय एक बयान के। वो अखबार में आ जाता है कि जी
हमारे वजीर खारजा ने वहाँ विजिट किया, उसके बाद क्या डेवलपमेंट कुछ भी नहीं होती है। सही है। अच्छा अच्छा, ये ये कहना बस कि वैसे आप ये वैसे उन्होंने जो ये सब सर्टिफिकेट्स दिए थे ना फारूक भाई, वो इसलिए दिए थे ताकि अप्रिसिएशन के लिए वो नौजवानों को उन्होंने दिए थे और नौजवानों को ही आगे बढ़ाने की बात भी की, लेकिन उन्होंने आपके नौजवान के बारे में, बिलावल जरदारी साहब के बारे में कहा है कि, और खुदा का वास्ता देके उन्होंने कहा है जरदारी साहब से कि आप उन्हें कम से कम उर्दू बेहतर बोलना सिखा दें ताकि वो आवाम से जो खिताब करें वो समझ में आ सके। लेकिन ये तो अब उन्होंने वो छोटी छोटी बच्चों वाली बातें हैं कि जी आप उनको उंगली पकड़ के चलना सिखा दें, हम्म। ठीक है ना। ये अब ये आप देखिएगा तहरीक इंसाफ का वतीरा रहा है कि जब भी कोई इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है, आप मुझे बताएं कभी ना कभी स्लिप ऑफ टंग तो लाजमी होती है। मुझे बता दें कौन ऐसा बंदा है जो अगर स्पीच करता है तो वो बिल्कुल 100% जो है बिल्कुल सही तकरीर कर रहा होता है या सही इंटरव्यू दे रहा होता ठीक है। है। कहीं ना कहीं स्लिप ऑफ टंग होती है, तो हमें इन चीजों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये बच्चों वाली चीजें, अगर कोई चीज सर कहाँ स्लिप वैसे ऑफ वो टंग लहजे की बात कर रहे थे और लहजे के साथ वो ये कह रहे थे कि उर्दू बेहतर सिखाई जाए कि उन्हें ये पता चले कि लहजा तो मुझे आप जी। बता दें, जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हमारे सिलेक्टेड वजीर आजम है, जिस दिन उन्होंने हलफ उठाया था, उस दिन आप हलफ में देख लें, जिनको खातिमुन नबीयीन कहना नहीं आया, तो वो किस तरह से अपने आप को मुसलमान और मदीने की रियासत का एक फर्द कहते हैं। अच्छा। तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो चीजें हैं इसको हाईलाइट नहीं किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। मैं तो ये कहूंगा ये स्लिप ऑफ टंग कहीं भी हो सकती है, कई कई जगह पे जो है हमारे सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की भी जबान से फिसल जाती है और वो गलत है। बात कह जाते हैं। ठीक है। तो आप सब लोग इसके गवाह हैं। अच्छा, लेकिन आप लोग उन्हें घबराने की बात तो कर रहे थे कि खान साहब घबराएंगे, लेकिन खान साहब ने तो दौरों का ऐलान कर दिया। वो कह रहे हैं मैं पूरे सिंध के दौरे करूंगा और जरदारी माफिया से निजात दिलाऊंगा। देखें, ये तो अभी आपने जो अवामी मार्च है वो देखा, उसकी सिचुएशन किस तरह से हर जगह पे सिंध में जहां जहां से ये काफिला गुजरा है, उस तरह से किस तरह से वालियाना इस्तकबाल किया गया। और आप ये देख लीजिएगा कि जिस तरह से इन्होंने जो जद्दोजहद का एक हकूक सिंध का जो मार्च किया, वो आप देखिए कि उसमें क्या जद्दोजहद नजर आ रही है। मुझे आप ये बता दें कि इनके जो एमपीएज हैं वो ज्यादातर तो कराची से एमपीएज हैं, इनकी मेजोरिटी जो है, सिर्फ उसमें से 4 या 5 एमपीएज ऐसे हैं जिसमें से 3 जो है वो डीडीए के एमपीएज ले रहे हैं और बाकी उनके 2-3 और होंगे जो पीटीआई के टिकट से जीते हुए हैं। तो वो अपने इलाकों में या उन जगहों पे क्या काम कर रहे हैं या उससे उनको क्या सिंध में क्या बेहतरी आ गई उनके हलकों में, मुझे आप उनके हलके बता दें। तो आप ये देखें कि जो चीजें हैं उसको आदमी को रियलाइज करना चाहिए कि यार ये जो इनकी पॉलिसीज हैं और जो अपोजिशन की पॉलिसीज हैं, देखिए अपोजिशन का एक बड़ा मेन रोल होता है पार्लियामेंट में, क्योंकि वो बाकायदा तौर पे जो अपोजिशन कर रही होती है और जमहूरी तरीके से, आपने कल की स्पीच देखी होगी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, ये बिल्कुल समझ लें कि एक सिग्निफिकेंट मैं कहूँगा एक जुमला था कि जी हम इन सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जिस तरीके से यहाँ आए उनको जमहूरी तरीके से निकालेंगे। और पीपल्स पार्टी कभी भी धरनों की सियासत नहीं करती, और हम जो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा के आए इस्लामाबाद में, हमारा ये एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा कि बहुत बड़ा एहतजाज से रिकॉर्ड हुआ है। और ये आप देखिएगा कि जिस तरीके से कल ये मूव हुआ, और आप देखिएगा कि आपको 22 मार्च से पहले ही ये सारी चीज़ें चेंज होती हुई नजर आएंगी। और अब इनके जो दौर शुरू हुए हैं, आप खुद भी इसके गवाह हैं कि जिस तरीके से इन्होंने, अब इनको फुर्तियां लग गई हैं, बेसिकली कहेंगे कि इनको कि जी मैं का भी दौरा करूंगा, मैं पंजाब भी जाऊंगा, मैं बलूचिस्तान भी जाऊंगा। तो अब इनको नजर आ रहा है, क्योंकि अब जब वो कहते हैं ना कि अब जब इनकी नैया डूब रही है तो इनको नजर आ रहा है कि जी अब मुझे यहाँ का भी दौरा करना चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, बहादुराबाद आमद को कैसे देख रहे हैं आप? ये बहादुराबाद आज आए थे, एमक्यूएम से मुलाकात हुई है। देखिए वो जो मैं उसके ऊपर अभी इतना ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। आज भी उन्होंने एमक्यूएम ने अपने 2 मुतालबात रखे हैं, जिसमें से एक मुतालबा तो ये है कि जी हमारे दफातर जो है वो हमें खोलने की इजाजत दी जाए। और आपको पता ही है कि वजारत दाखिला जो है वो इन्हीं के पास है, और शेख रशीद साहब जो है, मैं नहीं समझता कि एमक्यूएम को इजाजत देंगे, क्योंकि अभी सिंध में बल्दियाती इलेक्शन होने हैं और वो 2 हिस्सों में बल्दियाती इलेक्शन होंगे सिंध में। तो इसी हवाले से एमक्यूएम जो है अपने मुतालबात रख रही है, और उन्होंने कहा है कि जी हमें जो हमारे एमएनएज हैं उनको फंड्स दिए जाएं ताकि हम जो है अपने हलकों में काम करा सकें। अच्छा, जराए ये कह रहे हैं कि कल जो है जरदारी साहब से भी एमक्यूएम की मुलाकात हो सकती है, वफ्द की होगी। तो अगर उन्होंने ये मुतालबात आपके सामने रख दिए और अदम एतमाद में आप लोग कामयाब हो जाते हैं, तो क्या आप फिर एमक्यूएम के दफातर खोलेंगे, मुतालबा मानेंगे? देखें, इसमें जो एमक्यूएम के दफातर खोलने का ताल्लुक है, उसका ताल्लुक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से है, और वो उसकी परमिशन जो है विफाकी देगा, उसमें सिंध का कोई ताल्लुक नहीं है।
तो इस ताल्लुक से तो मैं कहूँगा कि पीपल्स पार्टी कभी भी जो है इसको एग्री नहीं करेगी। और जो दूसरा आपने बात कही कि जहाँ एमक्यूएम की सपोर्ट रही, तो आज से जब 3 साल पहले की मैं बात करूँ, जब इन्होंने हलफ उठाया था, तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एमक्यूएम को ऑफर की थी कि आप हमारे साथ अपोजिशन में आ जाएं, आप हुकूमत का हिस्सा ना बने, और हम आपको सिंध में जो है आपको हम स्टेक देने को तैयार हैं, आप हमारे साथ मिलके सिंध की तरक्की के लिए काम करें। तो उस वक्त भी एमक्यूएम ने इस बात को नहीं माना था और वो विफाक में चली गई थी। और अब इन्होंने जब 3 साल 3.5 साल गुजर चुके हैं, अब इनको नजर आ रहा है कि जी अब हालात खराब हैं, और जो ये एमक्यूएम कह रही है कि जी हम आने वाले वक्त में ज्यादा सीटें लेंगे, तो ये मुझे लग रहा है कि ये इनकी समझ रहा हूँ कि आप ये समझें कि ये ख्वाब ख्वामी है कि जी ये देखेंगे कि जी हमें इतनी सीटें मिलेगी, इनको कुछ भी हिस्सा नहीं मिलेगा, और ये भी इनको आने वाला वक्त बल्दियाती इलेक्शन में ही पता लग तो जाएगा। सर कौन आ रहा है फिर? ना पीटीआई आ रही ना एमक्यूएम, फिर कौन आ रहा है? देखें, आपको वाज़ेह फर्क नजर आएगा जिस तरह से एमक्यूएम का जो अपना स्टाइल है कहने का, जी हम यहाँ से सीटें ले लेंगे, तो आप ये तो पहले भी 2018 के इलेक्शन में कह रहे थे कि जी हमारा मैंडेट चुराया। आज वो उसी चोर हुकूमत के साथ उसके हिस्सेदार बने हुए। तो अभी आप ये देखिए कि जब ये दोबारा इलेक्शन, जनरल इलेक्शंस की तरफ जाते हैं या बल्दियाती इलेक्शन होते हैं, तो उसमें भी इनका ये जो अभी आपने देख लिया कि इनका रोना शुरू हो गया है कि जी बल्दियाती इलेक्शन में जो है उसके लिए भागदौड़ शुरू हो गई। इन्होंने अपने मुतालबात रख दिए कि जी हमारे ऑफिस खोले जाएं और इस तरह से हमें फैसिलिटेट किया जाए। तो ये नामुमकिन है, इनको खुद अपनी जो है ना नाकामी नजर आ रही है, और ये आने वाला वक्त मजीद इसको डिफाइन कर देगा। अच्छा फारूक भाई, आप लोग अपने जो बहुत सारे कारकुनान हैं सिंध से भी लेकर गए हैं, पंजाब पहुंचे हैं, यही अभी बात ये हो रही थी कि जब पंजाब पहुंचे होंगे उन्होंने वहाँ के शहर देखे होंगे कि इतने खूबसूरत और बेहतरीन बने हुए हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका वोट शहबाज शरीफ साहब को पड़ जाए? देखें वकार, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करते चलूं कि जो एनएफसी का हिस्सा है जो सिंध को मिलता है, ठीक है ना, और आप देखें कि हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा आबादी वाला सूबा पंजाब है, तो उसके हिसाब से ही उसको हिस्सा मिलता है, और पंजाब में डेवलपमेंट भी उसी तरीके से हुई है। और जो सिंध में आप देख लें जिस तरह से सेंसस हुआ, उसके बाद भी सिंध में कोई टोटल 3 या 4 सीटों का इजाफा हुआ, उससे ज्यादा नहीं हुआ। तो ये आपके सामने है कि सारी सिचुएशन कि अगर सिंध को इस तरह से अगर हिस्सा मिल जाए, सेंसस में सही तरीके से नुमाइंदगी हो जाए, तो उसी तरह से एनएफसी का भी हिस्सा मिलेगा और सिंध की डेवलपमेंट। सर वैसे आपकी बातों से मुझे कुछ मेयर कराची वसीम अख्तर साहब की कुछ अल्फाज मिलते जुलते से लग रहे हैं कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, पैसे नहीं है, हम कर नहीं सकते काम। देखिए, जो लिमिट में हमारी हुकूमत इस तरीके से कर सकती है वो तो कर रही है। अगर आप कहेंगे कि जी मैं अगर टंडो अलायार को भी कराची सिटी बना दूं तो नामुमकिन है। तो सर कराची को तो कराची रहने देते ना सर, कराची को तो कराची रहने देते। कराची का क्या असर हो चुका है सर? लेकिन कराची में आप जो मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था, अपने कई प्रोग्रामों में मैं बात कह चुका हूँ कि जहाँ हमारी खामियां हैं और कोताहियां हैं हम उसको एडमिट करते हैं। जिस हिसाब से सिचुएशन रही, क्योंकि आप देखें शहरी हुकूमत का जो निज़ाम था वो था एमपीएम के पास, और जिस तरीके से जिस तरीके से वो निज़ाम चल रहा था वो आप सब लोगों को पता है। उसके बाद जिस तरीके से बिल पास हुआ, उसमें अमेंडमेंट्स हुई, उसके बाद भी कितनी प्रॉब्लम्स रही और डिफिकल्टीज रही, तमाम जहाँ उससे मुत्तफिक नहीं थी। ठीक, अच्छा सर जरा हम तहरीक अदम एतमाद पे आ जाते हैं। जरा ये फरमाइएगा कि अगर एक तरफ हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म पुरएतमाद हैं, तो आप लोग भी कुछ कम पुरएतमाद नजर नहीं आते, तभी आपने अदम एतमाद की तहरीक पेश की। सर कितने वोट पड़ जाएंगे अपोजिशन को? देखिए, जो अभी वकार सिचुएशन है वो मैं आपको बता दूं। जो स्टैंडिंग है इस वक्त नेशनल असेंबली में, इस वक्त 179 के करीब जो है वो हुकूमती इत्तेहाद की सीटें हैं। उसमें से भी 2 या 3 सीटें ऐसी हैं जिस वक्त जो उसमें एक पीटीआई के एमएनए उनकी डेथ हुई है, जिसकी वजह से वो सीट खाली है। तो ये सीट ये ऑलमोस्ट स्टैंड करेगी कोई 177 या 176 के ऊपर। अच्छा, जो हमारी स्टैंडिंग है जिसमें हमारा जो अपोजिशन का इत्तेहाद है वो 162 पे स्टैंड कर रहा है, और इसमें एक सीट हमारी ऐसी है जो कराची से रिलेटेड है, उसमें जाम करीम बलोच अवेलेबल नहीं है इस वक्त। तो मे भी हो सकता है शायद हमें 161 पे हम या 160 पे ट्रेल करें, लेकिन हमें टोटल कोई 12 या 14 वोट चाहिए, जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है और जो पार्टी की अपनी एक कोशिश है, उसमें लगता है कि हम उसमें लगता है कि कामयाब हो जाएंगे। अच्छा सर, बस फाइनल कमेंट कीजिएगा सर इस जवाब के साथ कि क्या जरदारी साहब पैसा भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इल्ज़ाम आयद किया गया है?
देखिए इल्ज़ामात तो लगते हैं मुझे। आप ये बताइए कि ये इल्ज़ामात इनके पास अगर कोई सबूत है तो वो पेश करें। सही और है। ये जो कह रहे हैं कि जी हमारे एमपी एमएनएस खरीदे जा रहे हैं, तो मुझे आप ये बता दें कि जो बलूचिस्तान में इन्होंने अभी ठीक। इन्हीं के ही एक नुमाइंदे जो है पाकिस्तान जी, पीपल्स पार्टी में ठीक है। शमूलियत इख्तियार की उन्होंने, तो उन्होंने ठीक है। तो 3.5 अरब रुपए का इल्ज़ाम लगाया चलें, है और चलें उसको उन्होंने ठीक है, साइन ठीक है। भी किया है। फारूक भाई बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने वक़्त दिया है। जनाब पीपल्स पार्टी का आपने मौक़िफ़ जान लिया कि इस वक़्त उनकी क्या ख़्वाहिशात हैं और क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं उन्हें, और क्या वो शहर कराची को, सिंध को कुछ डिलीवर कर भी पाए हैं या करेंगे, या इस वक्त क्या कारनामे अंजाम दे सकते हैं, ये आपने जान ही लिया है। बस लास्ट कमेंट की जानिब जाएंगे। ताहिर साहब लास्ट कमेंट कीजिएगा जनाब। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहे किसी भी पूरे मुल्क में किसी भी कोने में चली जाए, उनका काम तो सिर्फ करप्शन करना है। आज हमारे सिंध की आवाम को, जिनके पाँव में जूता नहीं है, सर बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, लेकिन वो भले जलसे करते रहें। देखें, वो जाके सिंध में भी बड़े जलसे करते हैं ना, वो तो हर कहीं बड़े जलसे करते हैं। उन्होंने तो 30-30 हज़ार रुपये लोगों को यहाँ से लेके गए, और अब मैं और भी बहुत सारी बातें वकार भाई वो फिर चलें तो आप बिल्कुल ही के टाइम चैनल बहुत के कम, हाँ। हवाले से करूँगा, तो वो हमारे अपने दोस्तों को भी उसके ऊपर वो डेंट लगेगा, तो मैं वो बात नहीं करना चाह रहा। मगर ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अभी जो जिन जिन चीज़ों के पीछे और जिन जिन लोगों के वो बने मोहरे बने में, और ये भी बैरूनी ताकतें हैं। चलें, ये आपका मौक़िफ़ है कि बैरूनी ताकतें हैं या मामलात हैं। अजीम साहब क्या सर मैं यही कहूँगा कि मशरूब वही है, और बस जो शीशा घर है वो शीशा गरी का हुनर जानता है, और इस हुनर को समझ लें कि वो हमेशा जो नई शीशा गरी के साथ मुतारफ़ करवाने की कोशिश करता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आवाम जो है वो, आपने देख लिया जो पीटीआई की हुकूमत को किस तरह से उन्होंने ड्रेन किया कैंटोनमेंट इलेक्शन में, और जो बाई इलेक्शन पाकिस्तान में हुए तो उनकी कारकर्दगी आपके सामने है। इसी तरह से पीपल्स पार्टी भी जो है वो कराची में गो के कोशिशें कर रही है कि बल्दियाती इंतखाबात में जो हल्का बंदियाँ हुई हैं, उस हवाले से आपने देखा होगा जो डिलिमिटेशन की है, और जो यूसीओज़ में गो के इजाफा तो किया है, लेकिन वो इजाफा इस तरीके से उन्होंने करने की कोशिश की है कि उन्होंने उसमें उसके अंदर जो है उनको उनके लिए बेनिफिशियल और कराची से कुछ लेने, लेकिन कराची के अंदर मैं समझता हूँ कराची के लोगों के लिए, कराची की आवाम पीटीआई को भी रिफ्यूज़ करेगी, कराची की आवाम पीपल्स पार्टी को भी रिफ्यूज़ करेगी, और कराची की आवाम इंशाअल्लाह इस दफ़ा जो है जितनी भी जो लिसानी जमातें हैं, जो जिन्होंने नफ़रत की सियासत की है, बोरी बंद लाशों की सियासत की है, उसको भी दफन करेगी। और इंशाअल्लाह मेरिट की सियासत मैं समझता हूँ हमें पुरुमीद रहना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह कराची में पाकिस्तान में बहाली होगी, बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया आप तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का कि आपने अपने ख़यालात का इज़हार किया। और जाते जाते बस ये बात कि इस वक्त चाहे ख़ान साहब के हवाले से जो अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से मामलात हैं, ख़ान साहब रहते हैं या जाते हैं, लेकिन आइंदा जब भी इलेक्शन होंगे वो वोट जो है, उसकी पावर ताकत जो है वो आवाम के ही पास होगी, आवाम के हाथ में होगी। तो सोच समझ के बेहतरीन तरीके से अपना वोट का हक़ इस्तेमाल कीजिएगा। वक़ारुल हसन को भी दो टोक से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।